हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आज मैं टेस्ट 3 करा रहा हूँ। टेस्ट 1 और 2 में आपको दे चुका हूँ और टेस्ट 1 और 2 में आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और इस चैनल पर मैं रेगुलर जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स की क्लास डाल रहा हूँ और जिसको आप जो है बेनिफिट लेंगे। इसका आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अक्सर ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आज का जो टेस्ट है वो 3 नंबर है और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको अपडेट रोजाना के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, उससे संबंधित आपको जानकारी मिलती रहे। आज मैं वोकैबुलरी का तीसरा पार्ट जो कराने जा रहा हूं, इसमें देखिए इडियम्स एंड फ्रेज जो दिए 10 दिए हुए हैं, जिसमें ऑप्शन A, B, C, D 4 दिए हुए हैं। ध्यान दीजिए, इसको करने का तरीका मैं आपको जो बताता हूँ वो इसकी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। ये बहुत ही ईजी मेथड है जिसके माध्यम से आपको अधिक से अधिक इडियम्स एंड फ्रेजेस याद हो सकते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है अ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसने की चीज़। अगर कोई ऐसी चीज़ जिस पर लोग हंसें, मजाक उड़ाएं, उसको कहते हैं रिडिकुलस। यूँ तो आप चारों याद कर सकते हो, पर मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप वही इसका आंसर दें जो इसका रियल आंसर है, ताकि आपको एग्जाम में रिमाइंड रहे, याद रहे। यूँ अगर चारों याद रहेंगे तो निश्चित रूप से आप कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप उसको भी याद करें जो इसका आंसर है। लाफिंग स्टॉक, लाफिंग माने हंसने वाली, स्टॉक माने वस्तु, हंसने वाली वस्तु यानी रिडिकुलस चीज़, एक ऐसी चीज़ जिस पर लोग हंसे हैं। तो आंसर विल बी ई। तो ए इसका आंसर होगा। दूसरा देखिए अ लॉइन शेर। जानते हैं आप लोग, शेर का हिस्सा छोटा तो हो नहीं सकता, शेर का हिस्सा बड़ा होगा। अब चींटी का शेर होगा वो बहुत छोटा होगा। तो ऐसी स्थिति में लॉइन शेर, अगर मान लीजिए कोई दूसरा वो आ जाता है इडियम्स और जिसमें लिखा है एंड शेर, तो समझ जाइए वो छोटा शेर है। ये चींटी की बात की जा रही है। या ईट लाइक अ एंट, तो लाइक एन एंट लिखा हुआ है, चींटी की तरह खाना, तो मतलब समझे चूता है, मतलब बहुत कम खाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा वो वेरी लिटिल। यहाँ पर दिया हुआ है लॉइन शेयर। लॉइन शेयर माने शेर का हिस्सा, और शेर का हिस्सा छोटा पार्ट तो हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर होगा सी यानी बिग पार्ट। अगला है आल ग्रीक एंड लैटिन। आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, लेकिन आपको कोई ग्रीक या लैटिन में कोई चीज़ लिखी जाए तो आपके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है बैड ब्लड। ये 3 प्रकार के इडियम्स हैं जो अक्सर देखे जाते हैं, बैड ब्लड, कोल्ड ब्लड और ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है एक बहुत रॉयल घराने से बिलोंग करता हो, और बैड ब्लड माने होता है खुली दुश्मनी, यानी एक दूसरे को देखते ही मतलब जो है मारने को तैयार हो, हमेशा उनकी दुश्मनी है वो एक्टिव रहती हो। और कोल्ड ब्लड होता है जिसका मतलब होता है निर्दयतापूर्वक, अर्थात यानी उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होंगे। जैसे किसी ने किसी का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद भी उसको और ज़्यादा मार दिया, इसका मतलब मारने के बाद भी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो इसका मतलब हो गया उसको कोल्ड एनिमिटी, उसने कोल्ड ब्लड दिखाया है। तो इसमें बैड ब्लड का मतलब होता है एक एनिमिटी यानी दुश्मनी है वो हमेशा हमेशा एक्टिव रहे। तो आंसर हो जाएगा डी यानी बैड ब्लड का मतलब एक्टिव एनिमिटी। नाउ मूव द 5th वन, बीट अबाउट द बुश। बीट माने पीटना, अबाउट द बुश, बुश माने झाड़ी। अब जैसे कोई सांप है और वो सांप जो है अपने बिल में चला गया, पर आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, लोगों को बहाने बनाने के लिए उस झाड़ी में जोर जोर से डंडे मारेंगे, बीट यानी पीटेंगे, और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, यानी अपनी बात को सीधे सीधे न कह करके घुमा फिरा के बोलेंगे। यानी बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है राउंड अबाउट मैनर, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिटवीन डेविल एंड सी। डेविल माने होता है राक्षस, सी माने समुद्र। अगर कोई व्यक्ति समुद्र और राक्षस के बीच में खड़ा है तो वो कहेगा एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, यानी वो स्थिति में आ जाएगा कि उसको वो समझ नहीं आएगा कि मुझे करना क्या चाहिए, एक बहुत ही दुविधा वाली स्थिति में आ जाएगा। और दुविधा की इंग्लिश होती है डिलेमा। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस। आपने देखा होगा जब आइस को तोड़ते हैं, बर्फ को तोड़ते हैं, तो बर्फ के तोड़ने पर आवाज़ होती है, एकदम कड़ाक ऐसी आवाज़ होती है। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है अचानक से कोई चुप्पी तोड़े, अचानक से कोई व्यक्ति चुप्पी को तोड़ दे। सब लोग शांत बैठे हुए, अचानक एक व्यक्ति बोला हाँ भाई क्या ख्याल है, कोई भी बोलता है, तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी को तोड़ना। आंसर विल बी सी, ब्रेक द आइस यानी ब्रेक द साइलेंस। बरी द हैचेस। बरी माने दफना देना। अब हैचेस कोई भी चीज़, जैसे मान लिया जैसे किसी चीज़ को, दुश्मनी को या किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं आप ये सोचते हैं कि भाई ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, अब इसके बाद दोस्ती को, दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया जाए। तो बरी द हैचेस मतलब होता है दुश्मनी को छोड़ देना। तो इसका भी आंसर है वो सी ही होगा, लीव द एनिमिटी। अगला है आपका बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई हुक क्रुक, चाहे तो हुक लगा करके कोई काम को किया जाए और या क्रुक यानी बदमाशी से किया जाए, यानी किसी काम को करने के लिए
हर कंडीशन में हम उसको करके ही माने। जैसे कहते हैं भाई मुझे तो एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम तो फाइट करना ही है। अब बहुत से लोग ये सोच लेते हैं मैं पैसे दे करके दलाली करके कुछ ऐसे कर ले, लेकिन जी कभी नहीं करना चाहिए। अगर अपनी मेहनत से आपने जॉब पाया है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। और मैं इस तरह का टीचर हूँ, मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स पास होते हैं और वो सब अपनी मेहनत से होते हैं। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है। और कभी भी शॉर्ट ट्रिक कभी मत अपनाइएगा। कई टीचर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट ट्रिक वहाँ काम करती है वहाँ जहाँ पर वो शॉर्ट ट्रिक बनती हो। हर चीज़ का शॉर्ट ट्रिक नहीं। अगर आप मैथ की भी शॉर्ट ट्रिक निकाल रहे होंगे तो निश्चित रूप से पहले उसके लॉन्ग मेथड आते होंगे। सीधे सीधे ऐसा नहीं कि सेंटेंस दिया हो और या मान लीजिए सवाल दिया और आप सीधा उसका आंसर दे दें। तो ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें होती हैं। लोग जो है इस तरह से शॉर्ट ट्रिक कह देते हैं, शॉर्ट ट्रिक से सीखिए, चुटकी बजाते सीखिए। चुटकी बजाते अगर उसके कंसेप्ट ही क्लियर ना हो तो चुटकी बजाते कैसे आ जाएगा। तो सेम सिचुएशन इंग्लिश में भी होती है। मैं भी यहाँ पर कोई ऐसा ट्रिक नहीं, ये आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि देखो इसको कहानी के माध्यम से समझोगे तो जल्दी आएगा। तो बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी स्थिति में, यानी इन एनी कंडीशन। तो आंसर विल बी ए, फिश आउट ऑफ वाटर। सोचने की बात है, अगर पानी में से मछली को अगर बुला लेंगे, बाहर निकाल लेंगे तो या तो मर जाएगी या तड़पेगी, अर्थात वो इजी नहीं हो सकती, उसको आसान से मतलब परेशानी में आ जाएगी। तो इसका मतलब वो सिचुएशन उसके लिए कैसी होगी, फिश आउट ऑफ वाटर में डिफिकल्ट। तो इन डिफिकल्टी यानी आंसर विल बी डी। तो आज आपने देखे ये 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपने सीखे। अब इसके बाद अपन चलते हैं अगले पार्ट, यानी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आप देखिए जरा आंसर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला जो वन वर्ड के लिए भी मैं आपको बता दूं, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता दें, इसके माध्यम से आप ये सीख सकते हो। और देखिए जरा, इसमें भी बिल्कुल सेम वही ऑप्शन दिए हुए हैं। 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ। चलिए, पहला है आपका एनिमल्स लिव्स इन हर्ड। वे एनिमल्स जो लिव रहते हैं इन हर्ड, यानी एनिमल्स के बाद यहाँ लिव्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। एनिमल्स लिव इन हर्ड यानी झुंड में रहने वाले जो जानवर होते हैं। एक साथ तुमने देखा होगा भेड़ें झुंड में रहती है, बकरियां झुंड में रहती हैं। तो वो झुंड में जो रहते हैं वो निश्चित रूप से कहलाते हैं ग्रिगारियस, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रिगारियस कहते हैं भेड़ की तरह झुंड वगैरह में जानवर रहते हैं जो। चलिए, अगला है आपका बिलोंगिंग टू होल बर्ड। एक व्यक्ति जो अपने घर को ही घर नहीं मानता, बल्कि अपने शहर को भी नहीं, बल्कि विश्व को अपना घर मानता है। वो ये मान के चलता है कि मैं तो विश्व का प्रेमी हूँ, वसुधैव कुटुम्बकम में चलता हूँ। तो आंसर होगा बिलोंगिंग टू होल बर्ड, अर्थात पूरे संसार से संबंधित है। तो निश्चित रूप से वो कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्व प्रेमी, विश्व से प्रेम करता है। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। कोई लोग हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अक्सर क्या है, आपके आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके सिलेक्शंस नहीं हुए हैं, वो आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं। अक्सर ये कहते रहते हैं कि अरे भाई मेरा हुआ नहीं। तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि जंग लगे लोहे से नया लोहा जंग खा जाएगा, लेकिन नए लोहे से जंग लगाए वो नया नहीं हो सकता। तो आपको सलाह ये दी जाएगी कि आप जंग लगे हुए लोहे, अर्थात ऐसे बच्चे, ऐसे टीचर्स जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहें। और निश्चित रूप से आप सफल होंगे अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, यानी कॉन्स्टेंट एफर्ट करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो लगातार प्रयास करने को हम कहते हैं फ्लक्स, यानी आंसर विल बी सी। अब आ जाइए, अगला है आपका कस्टम्स ऑफ वन कम्युनिटी। एक ही समुदाय अपने जो परंपराओं को निभाता चला आ रहा हो, उसकी परंपराओं, जैसे आप दूर कहीं जाइए, केरल में वगैरह ओणम वगैरह बनाया जाता है, या आसाम में जाएंगे तो वहाँ पर उनका जो अब अपना त्यौहार होता है, तो एक पर्टिकुलर प्रजाति या जाति के लोग उस परंपराओं को निभाते हैं, उसको हम कहते हैं मोर्स। हालांकि देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, चारों दिए हुए हैं कि कस्टम भी, प्रथा होती है, ट्रेडिशन भी होती है, लाइफ स्टाइल भी होती है, लेकिन आपको सलाह दी जाएगी कि आप उसका आंसर को दीजिए जो आपने सीखना है। यूँ तो मैं हम चारों को भी बता दें परंपरा, लेकिन इनमें डिफ्रेंसिएशन है। अगर मैं डिफ्रेंसिएशन बताने बैठ गया तो बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा, और इसके लिए तो आपको बहुत ऑनलाइन में इतना डिटेल नहीं बताया जा सकता, ऑफलाइन में ही जो बताया जा सकता है। इसलिए आपको इसमें जो आंसर बताए जा रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे, है ना। तो कस्टम्स ऑफ वन कम्युनिटी इज कॉल्ड मोर्स। गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। एक व्यक्ति जो गोज जाता है टू सेटल होने के लिए इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में सेटल होने के लिए जा रहा है, अर्थात वहाँ रहने के लिए जा रहा है, तो यानी वो एग्जिट हो गया, चला गया। और अगर वो आ रहा होता तो आई इन हो गया। तो आई और ई से याद करने की कोशिश करो। ई फॉर एग्जिट यानी वो चला जा रहा है, और आई फॉर इन आ रहा है, तो जा रहा है, तो इसका मतलब एमिग्रेंट हो रहा है। आंसर होगा इसका डी, एमिग्रेंट। अगला है आपका मर्डर ऑफ रिलेटिव। ये बहुत अजब तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोई कहता है पेट्रीसाइड, तो पेट्रीसाइड मतलब होता है पिता की हत्या।
मैट्रिसाइड का मतलब होता है माँ की हत्या। अब फ्रेट्रिसाइड होती है वो भाई की हत्या, सोरोरिसाइड होती है वो बहन की हत्या। तो अलग अलग प्रकार के हैं। अब यहाँ पर उसने ये तो कहा नहीं कि मम्मी या पिता या भाई या बहन की किसी कर रहा है, वो तो कह रहे रिश्तेदार। अब रिश्तेदार में तो उसके मम्मी पापा भी आ गए, भाई बहन भी आ गए। अगर उसने कहा होता कि भाई की हत्या तो फ्रेट्रिसाइड हो जाता, माँ की हत्या तो मैट्रिसाइड हो जाता, पिता की हत्या तो फ्रेट्रिसाइड हो जाता। लेकिन उसने अगर ऐसे भी लिख दिया जाता कई बार कि मर्डर ऑफ फादर और मदर, तब भी आपको वही मानना पड़ेगा, मर्डर ऑफ रिलेटिव। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर है वो पेर्रिसाइड होगा। कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका वन हु कलेक्ट कॉइन्स, एक व्यक्ति जो अपने कॉइन इकट्ठे करता है। जो अक्सर देखा होगा बहुत लोगों को शौक होता है, वो कॉइन्स इकट्ठे करते हैं, बहुत जमाने के पुराने कॉइन्स हैं वो इकट्ठा करें। कुछ लोग स्टैम्प्स यानी जो टिकट वगैरह होती हैं उनको इकट्ठे करते हैं, तो वो फिलेटेलिटिक कहलाते हैं जो। लेकिन यहाँ पर कॉइन इकट्ठा करना है, तो कॉइन इकट्ठे करने के लिए आप बोलेंगे न्यूमिस्मेटिस्ट, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर टिकट इकट्ठे करने वाला होता तो वो फिलेटेलिटिक हो जाता। लेकिन आप याद ना करिएगा, मैं आपको सिर्फ एक ही कहूँगा कि आप उसका आंसर है वही दीजिएगा। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानवता को घृणा करता है। अब घृणा करने की इंग्लिश होती है माइसो, मिस, घृणा करना। अब मिस वाला तो एक ही सीधा सीधा। अब एंथ्रोप माने होता है मानवता, और मिथ और इंसान जो होता है वो इस्ट, IST होता है। तो मिस एंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता है। अगर ये प्यार करने का स्थिति होती है, आपको बता दें दो प्रिफिक्स होते हैं, एक होता है फिल और एक होता है मिस। मिस माने होता है घृणा और फिल माने होता है प्यार। अब वो कह रहा है वन हु हेट्स, तो आपका आंसर है वो ई यानी मिस एंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हेट्स की जगह लफ्ज होता है तो दूसरा वाला फिल एंथ्रोपिस्ट हो जाता। अगला है आपका ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स, यानी शब्द जो हैं वो कहाँ से आए, इनका मूल क्या है, उसका रूट वर्ड क्या है और उनकी हिस्ट्री क्या है। उस हिस्ट्री या ओरिजिन को बताना है तो निश्चित रूप से हमको उसके लिए इटाइमोलॉजी यानी उसका जो शब्द विज्ञान है उसमें जाना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर है वो डी होगा, इटाइमोलॉजी। अगला चलते हैं, अगला है आपका पर्सन हु ब्रेक्स इनटू लॉ हाउस, एक व्यक्ति घर में घुस जाता है, नियम मतलब जो सेंध मार कह सकते हैं उसको, बर्गलर के रूप में। यानी उसको गांव में भी कहते थे कि वो आड़ा लगा देता है, अर्थात तो सब लोग सो रहे हों उसका सारा सामान घर से उठा ले जाता है, उसे कहते हैं बर्गलर। अब बर्गलर जो होता है वो स्पेशली सेंध मार होता है, थीप चोर होता है, ट्रुआंट है, वो बंक मार के क्लास से भाग जाता है, स्मगलर तो आप जानते ही। तो इसका आंसर है वो बर्गलर होगा। तो इस तरह से आपने देखे कि इडियम्स जो है उसके बाद वन वर्ड जो है 10 आपने करे। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जिसे मैंने आपको बताया था कि ये सिनोनिम्स के रूप में होते हैं। चलिए अगला पार्ट है आपका हाउ टू लर्न वर्ड्स। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए वर्ड्स कैसे याद करते हैं। वर्ड्स को याद करने के लिए आपको ट्रिक बताइए, उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। पहला वर्ड है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट, इसको ऐसे याद कर दो, अब दिक्कत है। अगर किसी चीज़ से आपको दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसको, यानी उसको छोड़ देंगे। छोड़ने की इंग्लिश होती है रिनाउंस। रिनाउंस माने होता है त्यागना, सेग्रीगेट काटना, सीबर काटना, फॉरबिड भुला देना। तो एब्डिकेट का मतलब होता है अब दिक्कत है, अब दिक्कत है तो कहेंगे सब लोग छोड़ दो। तो इसका आंसर होगा वो रिनाउंस, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंटा एंटा एंटी, एंटोनिम, एंटेनिम। एंटी वर्ड से अपोजिट होता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल किसी चीज के प्रति वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो ऐसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट, यानी हमेशा हमेशा अपोजिट सोचने वाला। तो इसका आंसर है वो सी हो जाएगा, अपोजिट। अगला है आपका एवेरेसियस। एवेरेसियस को ऐसे याद करें, एवेरेसियस यानी कोई व्यक्ति है वो हमेशा अगर किसी चीज के प्रति, जैसे अब लोग कहते हैं कि ये अकेला वारिस है, एवेरिस यानी बारिश है। और अगर कोई व्यक्ति किसी का अकेला वारिस है तो उसके अंदर लालच आ जाएगा, भाई उसके फादर ने उसको संपत्ति दे दी है, उसी को मिलने वाली सारी संपत्ति। अक्सर आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है न्यूज़पेपर वगैरह में कि वो अकेला वारिस था तो उसने संपत्ति को जल्दी प्राप्त करने के लिए अपने फादर का या अपने रिश्तेदार का मर्डर कर दिया। तो एवेरेसियस का मतलब होता है वो लालची था इसलिए उसने ऐसा किया। तो इसका आंसर है वो ग्रीडी आंसर होगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपका सिबलरी। सिबलरी कैसे याद करेंगे, सिबलरी में ऐसे याद करो CHIVA। CHIVA को पढ़ो शिवाजी। शिवाजी कैसे थे, बहादुर थे। शिवाजी जो थे उनसे तो अच्छे औरंगजेब जैसे कांपते थे, तो उनके अंदर सिबलरी का मतलब वो बहुत बहादुर थे, उनके अंदर क्या थी, बहादुरी थी। तो आंसर भी ए, यानी ब्रेवरी इज द करेक्ट आंसर। सीटाडेल। सीटाडेल कैसे याद करेंगे, सीता मैया तो कहाँ थी, डेल कोठी में, यानी उनको रावण यहाँ से उठाकर लेकर गया था जंगल में से, लेकिन रखा दिया था उसने अपने बहुत बड़े उसमें अशोक वाटिका में, और बड़े उन्होंने उनको लालच भी दिया कि चलो सीता मैं आपको महल में रखूंगा। तो सीटाडेल का मतलब होता है कोठरी, उसमें उनको रख दिया था।
तो आंसर होगा एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता था, यानी गुप्त स्थान था। तो रेंडेबुस इज द करेक्ट आंसर। रेंडेबुस, रेंडेबुस कहते हैं सीक्रेट प्लेस, एक ऐसा स्थान। आपको बता दें डेल घाटी होती है, प्लेस पैलेस राजमहल होता है, और किंगडम है वो। अब सिटाडेल स्पेशली छुपा हुआ स्थान होता है। वैसे सिटाडेल माने पैलेस भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर है वो रेंडेबुस इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगर सिटाडेल का जो ऑप्शन है वो रेंडेबुस नहीं दिया हो तो आप पैलेस कर सकते हो। अगला आपका अचीव। अगर कोई बगल में बैठा हुआ व्यक्ति है वो बार बार छींक रहा है, डर बैठ जाएगा भाई कोरोना तो नहीं हो गया, आजकल चल भी रहा है, इसलिए देखिए आपका आंसर हो जाएगा अचीव। अचीव कहते हैं वो अपनी कोई चीज़ को छोड़ता रहता है, और छोड़ने से क्या होगा, बगल वाले को उसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम कहेंगे अचीव मतलब छींके मत, अवॉइड, ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे हम, अवॉइड करेंगे। तो आंसर हो जाएगा टू अवॉइड, यानी आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपका एवांसमेंट। ईवा, ईवा 3 वर्ड स्टार्ट के चुनो। ईवा, ईवा माने क्या होता है, एक ईवा का एक डीओ वगैरह आता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, वो उसकी जो गंध है, उसकी सुगंध है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती, थोड़े समय तक रहती है। ईवा का जो अगर डीओ लगाएंगे तो थोड़ी देर तक आपकी उसकी जो सुगंध है वो रहेगी, ऐसा नहीं कि वो बहुत लंबे समय तक रहे। तो इसको हम कह सकते हैं इवांसमेंट, यानी किसी चीज़ को क्षणिक यानी कुछ समय के लिए हो। सीधा सीधा आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा मोमेंट्री, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। फेलिसिटी, फैली मैंने फैल गई। अगर कोई भी खबर है पूरे शहर में फैल जाए रातों रात जंगल की आग की तरह, तो फेलिसिटी का मतलब होता है फैल जाना, यानी वो बहुत ज़्यादा फेलेसियस हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। और पूरे परिवार में, पूरे शहर में अगर वो फेलिसिटी यानी फैल जाएगा तो हम उसको कहेंगे स्प्रेड। तो आंसर इसका होगा वो ए होगा। फेमस नहीं हो सकता, फेमस तो प्रसिद्ध होता है, फेलिसिटी का मतलब होता है वो प्रसिद्ध हो गई यानी फैल गई। जॉपर्डी, जॉपर्डी कैसे करेंगे, जॉपर्ड, लेपर्ड, लेपर्ड होता है तेंदुआ, तेंदुआ बड़ा खतरनाक होता है, वो बहुत तेज भागता है, इसलिए जॉपर्डी का मतलब हो जाएगा डेंजरस यानी खतरनाक। अब आएंगे हम मिर्थ, मिर्थ को ऐसे याद करो, एम की जगह बी लगा दो तो बर्थ हो जाएगा। अब बर्थ हो जाएगा तो बर्थ माने क्या होता है, जन्म लेना। अब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, निश्चित रूप से हम लोग क्या होता है, खुश हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर खुशियाँ आ जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा हैप्पीनेस। पैरिल, कई बार क्या होता है कुछ लोगों को पैर इल हो जाता है, अर्थात पैर बीमार हो जाता है। जब किसी का पैर बीमार हो जाता है तो वो ज़्यादा मतलब उसको मालूम पड़ा, कई बार तो लोग कहते थे भाई बड़ी खतरनाक स्थिति है और ये आपको जो है काटना पड़ जाएगा। तो पैरिल, पैरिल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदेह है, खतरनाक स्थिति है। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा पैरिल, यानी घातक, यानी डेंजरस। तो इसका आंसर है वो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आपका रोटुंड, रोटुंड को ऐसे याद करो, रोटी, रोटी कैसी होती है, गोल, रोटी टेढ़ी मेढ़ी तो होती नहीं, तो रोटुंड यानी गोल। तो इसका आंसर हो जाएगा राउंड। अगला आपका है आपका सबैटिकल। देखिए आज बहुत बातें कर ली हमने, अब सब बातें हम कल करेंगे, किसी चीज़ को डिले कर देंगे यानी हटा देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि आज छुट्टी है। तो सबैटिकल यानी हॉलीडे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब होता है अरे भाई ये तो एसटी देने में बड़ी कंजूसी करता है, आपको एसटी नहीं देंगे तो वास्तविकता में तो बेकार हो जाएगा, सब करी कराई मेहनत बराबर हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा स्टिंजी यानी कंजूसी करता है। तो आंसर हो जाएगा मिजरी, यानी इसका आंसर है वो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए बैलोर, बैलोर को ऐसे याद करिए, अरे भाई वो तो बड़ा बैलो है, वो बहुत ज़्यादा, यू आर वेरी ब्रेव, तुम बहुत बहादुर हो। बैलोरिटी, बैलोर से बनाए बैलोरिटी। तो ऐसी स्थिति में बैलोर जो वर्ड है उसका मतलब होता है बहादुरी होना। आंसर हो जाएगा इसका बी। तो आज आपने देखे कि 15 जो सिनोनिम्स पढ़े, 10 वन वर्ड पढ़े और 10 इडियम्स पढ़े। तो आज की वीडियो में आपने आज जो सेट नंबर 3 किया है, और अगला जो पार्ट है वो हम करेंगे कल, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से आपको ये याद हो जाएंगे। देखिए वोकैबुलरी के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, बनाई जा सकती है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड में, ठीक है आपको दे भी दूंगा, लेकिन आपको ये सलाह दूंगा कि इसी प्रकार से जितने भी जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं उनके अंदर आप अपनी व्यक्तिगत कहानी को जोड़ा करिए ताकि वो आपको याद रहे। वो यूनिवर्सल कहानी नहीं बन सकती। अब मैंने अपनी कहानी बनाई, मैंने अब्डिकेट को अपने तरीके से बनाया, अब हो सकता है अपने तरीके से बना दें कि दिक्कत है तो छोड़ दो। तो अभी ऐसी स्थिति में तो कई स्थितियों में आप स्वयं के भी वर्ड्स बना सकते हो। इन वर्ड्स के लिए कभी भी ऐसा नहीं कि पैरासाइटिक हो जाए, दूसरे पे डिपेंड हो जाए, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। इसलिए आपको बताऊं
यहाँ भी आपने पढ़े होंगे तो कई बार आपको ये लग रहा होगा इसका तो डेंजर नहीं, हार्मफुल होना चाहिए, तो लगता है ऐसा, इसलिए आपको सलाह दी जाएगी कि आप उसी वर्ड को याद करो जो आपके लिए है। तो इस तरह से आपने आज देखा है। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करें। इस तरह की जो वोकैबुलरी की वीडियोज़ हैं इनको लाइक करें, शेयर करें। और निश्चित रूप से मैं आपके साथ हूँ हमेशा, ऑलवेज आई एम विद यू। और जो बच्चे क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं वो निश्चित रूप से शाम को जो 8 बजे क्लास होती है उस क्लास को ज़रूर लें। और अब तो आज से प्रैक्टिस सेट वगैरह भी कराने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिए। आपको यही सलाह दूंगा कि प्रैक्टिस करना जब अच्छा लगता है, जब आपको कुछ आता हो। निश्चित रूप से आपको आता होगा तभी ये प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया रहेगा, वरना इस तरह से आप सिर्फ भटकते रहेंगे। आज 90% बच्चे मुझसे ये कहा करते हैं कि इंग्लिश बहुत टफ लगती है। इंग्लिश टफ है नहीं, इंग्लिश को टफ कर दिया है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बड़ी बुरी तरह से पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब पर तो छाए हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में उनकी हकीकतें कुछ और है। उनके क्वेश्चंस इतने गलत होते हैं, कई बार मैं खुद भी देख लेता हूँ, कई बार मैं मना नहीं करता, क्योंकि देखता हूँ कि आखिरकार क्या ऐसी चीज़ है। मैं टेक्निकली वीक हो सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से नॉलेज के मामले में कोई अच्छा खासा व्यक्ति मुझे पार नहीं पा सकता, कितना भी धुरंधर हो, उसको ये चैलेंज है। 27 साल के अनुभव में मैंने ये पाया है इंग्लिश में। अब ये है कि यूट्यूब पर तो आप मेरी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस को जज नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी है कि अगर कभी मौका मिले तो आगरा जरूर आइएगा और ज़रूर मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए इंग्लिश क्या होती है। धन्यवाद।